जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ डीएसपी दो लोग बैठे हुए हैं, 2021 के सेलेक्टेड, 22 के सेलेक्टेड, और दोनों लोग परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं परिचय देने में समय भी नहीं आप लोग का थोड़ा भी वेस्ट करूंगा, ठीक है? तो समय किसी का नहीं वेस्ट करूंगा। पूरी टीम है, हमारे आशीष भाई भी बगल में बैठे हुए हैं, सारे लोग दिख रहे इधर। आज डिस्कशन होगा काम की बात पे। एक वीडियो मैंने बनाया था भाई साहब के साथ जीएस पेपर 3 की स्ट्रेटजी को लेके, तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था कि ये 3 की स्ट्रेटजी सर जो आपने डिस्कशन किया ना, तो 1 और 2 पे भी कीजिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आज आप लोग बता दीजिए दोनों लोग कि 1 में क्या करना है कि पेपर 1 में नंबर आए, फिर पेपर 2 का अलग से पूछेंगे और पेपर 4 का, क्योंकि 3 का ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ये करूँगा कि पहले शिवांग भाई बताएंगे प्रॉपर की स्ट्रेटजी ये है, फिर सर आप वैल्यू एडिशन कर दीजिएगा कि इसमें ये चीज़ और ऐड कर दो, तो परफेक्ट बात हो जाती है। क्योंकि 2-3 लोग का पर्सपेक्टिव अगर ऐड हो जाता है तो प्रॉपर एक डिस्कशन हो जाता है, और इससे बढ़िया जानकारी फिर इम्पॉसिबल है। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशन और जो भी आप सेमिनार में जाते हैं, वो सब के बजाय ये बेस्ट है तरीका कि आपके पास 2-3 टॉपर साथ में। मैं भी इस बार गलती से वो क्या कहते हैं, यूपीएससी में AIR 226 आ गई मेरी भी, तो अपने तीनों लोग सेलेक्टेड हो गए हैं, तो लेजिटिमेसी एक हो जाती है, बस कुछ नहीं है। तो आप पेपर 1 वाला बताइए प्रॉपर कि पेपर 1 में एग्जैक्ट क्या करना है कि नंबर उठ जाए। ठीक है, देखिए पेपर 1 में सबसे पहले सिलेबस देखना है। पेपर 1 में 3 टॉपिक कवर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। क्योंकि अब यूपी स्पेशल हट गया है उससे, तो अभी 3 ही पेपर बचे हुए हैं। हिस्ट्री के कई सारे पार्ट हैं, आर्ट और कल्चर से लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री तक, तो तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, अब सबसे पहले तो आप प्राइमरी काम क्या करेंगे कि PYQ के एनालिसिस के बेस पर कि किसका भारांश कितना है, हिस्ट्री का वेटेज कितना है, हिस्ट्री में कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है, आर्ट एंड कल्चर कितना है, वर्ल्ड कितना है, मॉडर्न कितना है, मिडिवल कितना है, फिर पॉलिटी और फिर उसमें आएंगे ज्योग्राफी और फिर सोसाइटी में। तो अब तीनों की अलग अलग जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहले मेरा हिस्ट्री है। चूँकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो इसमें इसलिए पेपर में मेरे हमेशा 100 के अराउंड नंबर आ जाते हैं। उसका रीज़न है हिस्ट्री ऑप्शनल होना। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो वैल्यू एडिशन करती हैं नॉर्मल कंटेंट के अलावा, और हम लोग आज वही बात करेंगे। एक तो बेसिक कंटेंट होता है, उससे बात ही नहीं करनी है, वो सबको पता होता है। एक जो होता है कि वैल्यू एडिशन वाला पार्ट, उसमें क्या करना है मेरे हिसाब से, उसमें है हिस्ट्री बिना मैप के, अगर थोड़ा सा भी स्कोप हो तो बिना मैप के आंसर ख़त्म ही नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर यही आ जाए पुनर्जागरण जो मॉडर्न हिस्ट्री में है, धर्म सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन पे क्वेश्चन आए, तो अगर इसमें मैप का स्कोप नहीं है, पूछ लिया कि जो ये बताइए जो भारतीय पुनर्जागरण है, इसने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, जिसमें आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि भारतीय धर्म सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण के ये तत्व थे, इसने राष्ट्रवाद को इस प्रकार से किया, एक टेबल बना करके बेस्ट तरीका होता है। इसके बाद जब आप लिख रहे हो तो इसी बीच में फ्लो ना टूटे, और साइड में एक मैप बना के दिखा दीजिए कि पुनर्जागरण या फिर धर्म सुधार आंदोलन के भारत में कहाँ कहाँ केंद्र थे, जैसे कि धर्म सभा का हेडक्वार्टर, ब्रह्म समाज का हेडक्वार्टर, आर्य समाज का हेडक्वार्टर, सबका हेडक्वार्टर बना के दिखा दीजिए। अब ये अगर इसको आप पिरोना जानते हो कंटेंट के साथ, तो एक उसका तरीका और अच्छा है जो प्रैक्टिस के बाद आएगा, वो ये है, क्योंकि राष्ट्रवाद की डेफिनेशन ये होती है, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के जितने भी निवासी हों, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक दूसरे में परस्पर एकजुट महसूस करें, यही राष्ट्रवाद है। अब जब कोई पुनर्जागरण जैसी आंदोलन है या पुनर्जागरण जैसी धारा है, अगर उसके सेंटर्स अखिल भारतीय स्तर पर हर कोने में है, इसका मतलब वो राष्ट्रवाद को अपने आप प्रमोट कर देगा। तो जब हम ये लाइन लिख रहे हों कि इनका पुनर्जागरण का जो स्वरूप था, ये अखिल भारतीय स्वरूप था, अखिल भारतीय स्वरूप और ब्रैकेट में मैप संख्या 2.0 या 3.0 लिख के मैप बना दीजिए कि देखिए अखिल भारतीय स्वरूप कैसे था, इसको आपने मैप से प्रूव कर दिया, और इसी अखिल भारतीय स्वरूप के कारण इसने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया था, और वहाँ पर मैप भी दिख जाएगा, सभी के हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया जिसमें मैप की संभावना लोगों को बहुत कम लगती है, उसके बावजूद मैप बन गया, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन था। अब कुछ तो क्वेश्चन सीधे मैप बेस्ड आ जाते हैं, जो क्वेश्चन ही बताता है कि मैप बना दीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैप वाला भी क्वेश्चन आ गया कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका विस्तार अखिल भारतीय था, और अखिल भारतीय विस्तार होने के साथ साथ इसकी विशेषताएं वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, ऐसा करके कुछ लाइन आ गई। तो इसमें जब अखिल भारतीय विस्तार खुद भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे रहा है क्वेश्चन, तब तो मैप बनाना ही बनाना है। तो निष्कर्ष यही रहा है इतिहास का, आर्ट एंड कल्चर से लेकर वर्ल्ड हिस्ट्री तक, कि आपको मैप बनाना ही जो है पहली चीज़। दूसरा कि हिस्ट्री में भी आप प्रीलिम्स में से या फिर कहीं किसी भी टेक्स्ट बुक से आप कोटेशंस की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। हर एक चैप्टर में एक कोटेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे कि
पुनर्जागरण है, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर प्रबोधन, फिर अमेरिकी क्रांति, फिर फ्रांसीसी क्रांति, ऐसे चला जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी तक हर चैप्टर पर एक किसी विद्वान की डेफिनेशन होनी ही चाहिए। इटली ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली पर एक किसी की परिभाषा विद्वान की हो, ये आर्ट एंड कल्चर में भी हो और ये हर जगह पर हो। काबूर मैजिनी इन लोग के कुछ स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट हो, ताकि ब्लैक पेन से उसको अच्छे से हाईलाइट करके लिख सकें। पहला हो गया मैप, दूसरा हो गया कोटेशंस विद्वानों का, जो इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा आ जाते हैं फ्लो चार्ट और डायग्राम के बारे में। अब फ्लो चार्ट और डायग्राम कैसे बनेगा, अगर किसी की विशेषताएं लिख रहे हों तो आपके पास अगर थोड़ा सा इनोवेटिव है आपका माइंडसेट, तो आप सीधे पॉइंट में लिखने के बजाय उसको थोड़ा सा गोला बना करके उससे एरोज निकाल दीजिए ऐसा करके, या थोड़ा सा ग्राफिकल बनाइए। ये 3 चीज़ है। अब इसके अलावा अरविंद बताएंगे अब कि इसके अलावा इतिहास में इसके अलावा कुछ आप वैल्यू एडिशन करते हैं जो अलग हो। हाँ, और सोसाइटी में आपकी क्या अप्रोच है? हाँ। पहले इतिहास बताएं। हाँ, पहले इतिहास, सोसाइटी, बिल्कुल ये ज़्यादा बढ़िया इतिहास में। जब इतिहास में सर सब बताए थे तब क्या बताएं? कुछ आपने कुछ अलग किया, इसके अलावा कुछ भी मतलब इतिहास में आपने कुछ सोचा होगा, हो सकता है कि सर ने वो चीज़ ना दिमाग में रखी हो, ठीक है, तो वो बताइए आप क्या अप्रोच रखते थे इतिहास के लिए? इतिहास का आंसर देखते हैं। तो मैंने जो अपने पूरे जीएस फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस है उसके अनुसार, जैसे पहले हिस्ट्री के लिए मैंने जो किया है अप्रोच अपनाया, पहले तो मैंने जितने भी टॉपिक है सबका शॉर्ट नोट्स बना लिया और सभी भी जितने भी पॉइंट वाइज चीज़ें सबको इकट्ठा की कि हाँ ये अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी शुरुआत करें, अगर प्रबोधन काल बाय द वे अगर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रबोधन काल नहीं सर मैं बोल लूँगा, अगर प्रबोधन काल बाय द वे अगर स्टार्ट करना है तो हमें जो है कि प्रबोधन काल का पूरा एकदम पिन पॉइंटेड मटेरियल होना चाहिए, टू द पॉइंट वो होना चाहिए हमारे पास। चूँकि हमने ये देखा है कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन का जो लेवल है वो डायरेक्ट पूछने का तरीका है, उसमें बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होता है। तो एक तरह से तो ये है कि हमें पूरा टू द पॉइंट लिखना है। और जैसा कि सर ने बताया कि एक मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट और ऊपर से मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे अनुसार अगर आपको अगर 1857 की क्रांति ही पूछ देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अगर हम दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसका प्रसार हुआ था, मैप, एक इंडिया का मैप बना के दिखा सकते हैं, जिससे हमें जो है कि ज़्यादा उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। जैसे अगर ब्रिटिश का धन निकासी का अगर सिद्धांत पूछता है, आर्थिक नीति अगर पूछता है कहीं ना कहीं, तो अगर धन का निकासी पूछता है तो कहीं ना कहीं हम एक ब्रिटेन का मैप बना के, एक इंडिया का मैप बना के वहाँ पे उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि कैसे धन का निकासी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके जो क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा ऊपर कर देंगी, आपको नंबर भी गेन कराएंगे। और आर्ट एंड कल्चर का भी ऐसे ही मामला है, आर्ट एंड कल्चर में भी। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी अगर आप क्वेश्चन लिखें, सब एक एक पॉइंट को आप जस्टिफाई करते चलें, एक एग्जाम्पल अच्छा होना चाहिए, तो इससे जो है कि नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पहली बात यह कि हमें क्वेश्चन में ये देखना है ना कि डिमांड के हिसाब से चलना है, कि क्वेश्चन में ज़्यादा लेंदी ना हो। और अगर 125 वर्ड का क्वेश्चन है तो उसमें बस 20 वर्ड का भूमिका, 20 वर्ड की जो है कि निष्कर्ष, और बाकी मेन बॉडी में लगभग 80-85 शब्द डालने हैं। और जितना हम टू द पॉइंट रहेंगे उतने हमें अच्छे स्कोर मिलने के चांसेस होते हैं सर। एक मेरा इसमें एक डाउट है कि जैसे आपने बोला कि शॉर्ट नोट्स आपने हर पॉइंट्स के बनाए थे, तो उसके लिए कौन सा सोर्स यूज किया था? कोई एक फिक्स सोर्स था या रैंडम थे? सर पहले तो मैंने इसमें सोर्स में पहले अपने कोचिंग का जो नोट्स है अखिल मूर्ति सर का, उनसे पढ़ा था, तो उसको पहले शॉर्ट बनाया। फिर उसके बाद मैंने जैसे जैसे बुक का अध्ययन किया, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा बुक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन सर मैंने नॉर्मल बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और एक दृष्टि की क्विक बुक है उसको पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से मुझे जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती गई मैं उसमें वैल्यू एडिशन करता गया, जिससे मतलब बेनिफिट होता है वो पूरा। मतलब बेसिकली इन्होंने भी वही किया कि सोर्स फिक्स कर लिया और अपना जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग क्या किया कि 2-4 चीज़ें 3 चीज़ें उन्होंने ऐड करते गई, तो हमारा हिस्ट्री हमारा कंप्लीट होता है। हाँ, प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, जैसे कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि एक A4 सीट है, तो उसमें कैसे प्रेजेंटेशन हो, पैराग्राफ कितने बड़े हों, मतलब कई लोग 6 लाइन का पैराग्राफ लिखते हैं, कई लोग 10 लाइन का लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पैराग्राफ हों या बहुत, फिर भूमिका कितनी रखनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि भूमिका थोड़ी सी बड़ी रख सकते हैं GS2 के तुलना में, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री है ना। फिर मेन बॉडी, कंक्लूजन, तो इस पर भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे प्रेजेंटेशन कैसे रखना है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है तो ये तो सबकी को यूनिवर्सली पता होता है कि सारे आंसर्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। अब इसमें यह है कि इंट्रोडक्शन जो है क्वेश्चन की डिमांड के अराउंड काफ़ी वेरिएबल होती है इंट्रोडक्शन, और कंक्लूजन जहाँ तक होता है, कंक्लूजन अगर हिस्ट्री में एक पिन पॉइंट ये है कंक्लूजन कि आप किसी जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उसका, या फिर अगर वो डिबेटेबल क्वेश्चन हो तो कंक्लूजन उसमें वाकई बनता है। कई सारे हिस्ट्री में क्वेश्चन है जो कंक्लूजन शब्द ही परिभाषित नहीं होता है कि इसमें कंक्लूजन लिखना है, उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। हाँ, अब यहाँ पर बिल्कुल। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं, विशेषताओं में
आपने मेन बॉडी में पूरी टू द पॉइंट विशेषताएं बता दी। अब इसमें दरअसल इस प्रश्न में कंक्लूजन की डिमांड है ही नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि ये आइडिया है कंक्लूजन लिखना ही है ताकि आंसर अच्छा लगे, स्ट्रक्चर अच्छा लगे, तो यहाँ पर आप इसको भविष्योन्मुखी थोड़ा बना सकते हैं कि इन फीचर्स की का परिणाम क्या हुआ, भारतीय समाज पर या हड़प्पन सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के 2 डायमेंशन पूछ रहा है, तीसरा एक डायमेंशन आपको थोड़ा बहुत पता है कि ये तीसरा डायमेंशन भी इस क्वेश्चन का पूछता है, बट ये पता नहीं, इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो उस डायमेंशन को हल्का टच करते हुए कंक्लूजन दे दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आता है तो इसको मॉडर्न सिविलाइजेशन बता सकते बिल्कुल, वर्तमान करंट में रिलेवेंस, हाँ, उसमें ये दिखता है। करंट रिलेवेंस, करंट से उसको जोड़ दीजिए। तो हाँ, तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं, विशेषताओं में आप सीधे से ये पढ़ेंगे ना, विशेषताएं क्या हैं प्लस इन विशेषताओं का करंट में क्या प्रभाव और इन विशेषताओं का उस समकालीन हड़प्पा सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम यही बता सकते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं की वजह से ही इतने लंबे समय तक वो जीवित रही। सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताओं का ही प्रभाव था कि वो आज भी जीवित है किसी न किसी रूप में। तो इन दोनों को कनेक्ट करके आप कंक्लूजन में डाल दीजिए। मैं इधर सतत विकास से जोड़ देता था। हाँ बिल्कुल, ये बहुत यूनिक आइडिया है। अगर आप वही अगर कंक्लूजन में आपने इनोवेटिव कुछ वर्ड लिख दिया, सतत विकास कर दिया, या फिर करंट में रिलेवेंसी क्या है उसकी भी कर दिया, और करंट में 2-3 फीचर्स बता दिए, जैसे कि भारतीय जो योग की परंपरा है, आयुर्वेद की जो प्रणाली है, पशुपति शिव की जो पूजा है, वर्तमान में शिव जी की जो पूजा है, सनातन धर्म का जो मूल आधार है शिव पूजा, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो वहाँ से हुआ है। आप अगर नगरीकरण की विशेषताएं पूछ रहे तो वर्तमान में बता दें कि चंडीगढ़ जो ला कार्बूजी ने बसाया, इसका पहला विचार उस समय था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इसको हमें हमेशा यूरोपियन हिस्ट्री राइटिंग की निंदा करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंक्लूजन करता हूँ। कैसे करता हूँ कि जब यूरोपियन ने इंडिया की हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने ये बताया कि भाई श्रेष्ठ तो हम लोग हैं, आप हमारा जन्म ही आपको सिखाने के लिए हुआ है, यानी श्वेत नस्ल के बाहर का सिद्धांत जो है। तो हम यहाँ पर इसको काउंटर करते हैं उस हिस्टोग्राफी को कि देखिए आप जिस समय घर भी नहीं बनाए थे और नंगे बदन आप जंगलों में भटक रहे थे, उस समय हमारे यहाँ इतनी प्रॉस्परस सभ्यता थी। तो हम इस चीज़ को काउंटर करते हैं कंक्लूजन में। तो ये भी बड़ा एग्जामिनर को हिट करता है कि यार इन्होंने देखो हमने जो मेन बॉडी में सब कुछ बता दिया, कंक्लूजन में ये बता रहा है कि इन विशेषताओं का असर भारतीय कल्चर में क्या पड़ा, ये बता सकते हैं। पुनरुत्थान एक पैराग्राफ जैसे कितने शब्दों का पैराग्राफ? जैसे हम जानना चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं अभी पीसीएस का भी मेंस मतलब उनका लगने वाला है कि नहीं, लोग कंफ्यूज में कटाप वगैरह तो उतना क्लियर है नहीं, लेकिन यूपी स्पेशल के लिए 5वां 6वां पेपर, जैसे शिवांग सिंह अभी पेपर पेपर 1वां हो जाएगा। अच्छा नहीं आप उससे कर रहे हैं क्या? हमें लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें फैक्ट सिर्फ डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे करिए ना जल्दी, आप हिस्ट्री बताइए, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल करता है। हाँ ये भी सही है। अब सेकंड जियोग्राफी का जब करें। 5वां 6वां पहुंचेंगे तब हम हाँ ठीक है, आप आप वो आप कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, चैनल पर time ठीक है, ये भी कोई ये समस्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक ये ठीक कट जाएगा ना, ये कट गया ना, ये